नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम बायोफाइटा के 17th पार्ट में पॉलीट्राइगम के स्पोरोफिटिक जनरेशन और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले छोटा सा परिचय। मेल एंड फीमेल गैमीट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट सेल बनती है दैट इज oospore, जिसको हम जाइगोट भी कहते हैं। यही oospore जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली स्टेज यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जो oospore होता है दैट ग्रेजुअली पासेस इनटू एम्ब्रियो। इसका मतलब है कि जो oospore होता है ये धीरे धीरे एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। इसका डिवीजन होता है जिसके बाद ये एम्ब्रियो बनाता है और यही एम्ब्रियो जो है अल्टीमेटली गिव्स राइज टू स्पोरोगोनियम। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो स्पोरोफाइट बनती है वो इसी एम्ब्रियो से बनती है। ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ स्पोरोगोनियम, स्पोरोगोनियम में बहुत तेजी से वृद्धि होती है जिसकी वजह से जो आर्किगोनियम की नेक थी, लंबी नेक होती है, आपको 16वें भाग में बताया गया था, दैट बिकम्स टर्न ऑफ, वो ड्राई हो जाती है और सूख जाती है और दैट इज कैरीड इन द फॉर्म ऑफ अ कैप। और एक कैप के फॉर्म में ये जो डेवलपिंग स्पोरोगोनियम होती है, स्पोरोफाइट होती है, उसके ऊपर लगी हुई होती है। और ये जो है दिस कैप फॉर्म्स अ वेरी लार्ज हुड शेप्ड कैलिप्ट्रा, और ये हुड शेप्ड कैलिप्ट्रा बनाती है। और इस कैलिप्ट्रा के ऊपर वेरी डेंस ग्रोथ ऑफ हेयर्स, हेयर्स बहुत घने लगे हुए होते हैं। ये इसकी संरचना है, आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसके ऊपर एक सेल वॉल बन जाती है जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है, आकार में बड़ा दिखाई देता है और इसको हम oospore कहते हैं। द ओवर ऑफ सेवरल आर्किगोनिया, बहुत सारे आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। आपको मालूम है आर्किगोनियल हेड में बहुत सारे आर्किगोनिया प्रेजेंट होती हैं। वो उसमें से कई सारे फर्टिलाइज हो सकते हैं क्योंकि वो क्लस्टर के फॉर्म में है। कई सारे आर्किगोनियम की जो एग होती है वो अलग अलग फर्टिलाइज हो सकती है, उस स्टेज तक आती है। लेकिन आगे की जो डेवलपमेंट है उसमें होता है एक आर्किगोनियल हेड में से सिर्फ एक ही स्पोरोफाइट या एक ही स्पोरोगोनियम डेवलप होती है और जो रेस्ट होती हैं, बाकी जो होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं और सिर्फ एक आर्किगोनियम या एक oospore कहिए आप सही, तो ये स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वहां डेवलप होती है। विद फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफिटिक या फिर डिप्लॉयड जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोगोनियम, जिसको हम स्पोरोफाइट भी कहते हैं, कैप्सूल भी कहते हैं, वो कैसे दिखती है। स्पोरोगोनियम के 3 भाग होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे बड़ा जो होता है दैट इज सैक लाइक अपर पार्ट, सबसे ऊपर का हिस्सा जिसको हम कैप्सूल जानते हैं। एक बीच में स्लेंडर नेक प्रेजेंट होती है जिसको सीटा कहते हैं। सबसे नीचे की तरफ स्मॉल फुट प्रेजेंट होती है और ये फुट वो पार्ट है जिसके द्वारा जो स्पोरोफाइट होती है वो गैमेटोफाइट से लगी हुई होती है, उस पर अटैच्ड होती है। तो अब इसको एक एक करके हम अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले फुट। फुट क्या होती है? फुट इज बरीड डीप इन द टिश्यू ऑफ गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट प्लांट है उसके टिश्यू में ये लगी हुई होती है, दैट इज अटैचमेंट। और ये अटैचमेंट क्या होती है? स्टॉक ऑफ द आर्किगोनियम, क्योंकि आर्किगोनियम का जो स्टॉक था, आर्किगोनियम में ही ये स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है, तो उसका जो स्टॉक था वही इस तरह एक तरह से फूड बनाता है। इसका कार्य क्या है? इट इज एब्जॉर्प्टिव इन फंक्शन। ये फूड एब्जॉर्ब करने का काम करता है गैमेटोफाइट से। और इसके जो सेल्स होते हैं थिन वॉल्ड नैरो सेल्स होते हैं, संकरे होते हैं सेल्स, जिसके साइटोप्लाज्म होती है बहुत ही डेंस होती है। अब आगे देखते हैं सीटा का क्या स्ट्रक्चर होता है। जो सीटा होता है दैट इज सेवरल इंचेस लॉन्ग, काफी इंच लंबा होता है। और इट कैरीज द कैप्सूल हाई इनटू द एयर। ये लंबा होने की वजह से जो कैप्सूल होता है वो एक तरह से आर्किगोनियल हेड जहां पर वो स्पोर बना था वहां से काफी लंबा ऊपर निकल आता है। इसका कार्य क्या है? इट ऑल्सो कंडक्ट्स वाटर एंड फूड। वाटर एंड फूड का कंडक्शन करता है। इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस होती है, इसमें कॉर्टेक्स होता है एंड सेंट्रल कंडक्टिंग स्टैंड होती है जिसकी वजह से ये भोजन को ऊपर के डेवलपिंग कैप्सूल तक पहुंचाता है, गैमेटोफाइट से एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचाता है। द सेल्स ऑफ द सीटा लार्ज। सेल्स, जो सीटा के सेल्स होते हैं बड़े होते हैं आकार में, एंड लेकिन इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो कम होता है, वेरी पुअर होता है। जो सबसे मुख्य भाग है, सबसे ऊपर का हिस्सा होता है दैट इज कैप्सूल। कैप्सूल को भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? एपोफाइसिस, देन थीका, देन ओपर्कुलम। ये 3 हिस्से होते हैं। एपोफाइसिस क्या होती है? एपोफाइसिस द लोअर पार्ट, सबसे नीचे का हिस्सा होता है और ये वो हिस्सा है जो कि सीटा से कनेक्टेड होता है। सीटा पूरे जो स्पोरोफाइट था, स्पोरोगोनियम था, उसका बीच का हिस्सा था, उससे कनेक्टेड होता है। और इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्वॉलन रिंग लाइक प्रोटूबरेंस। प्रोटूबरेंस मींस होता है उभार, एक जैसे लगता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, दिस इज एपोफाइसिस
दिस इज एपोफाइसिस। और ये जो है ये उभरा हुआ हिस्सा, इसको कहते हैं एपोफाइसिस। और ये उभरा हुआ होता है, बाकी नीचे का हिस्सा है ये सीटा, सीटा से लगा हुआ होता है, लेकिन सीटा से चौड़ा होता है क्योंकि ये फूल जाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इसके जो सेल्स होते हैं देट आर थिन वॉल्ड, पतले सेल वॉल वाले होते हैं, कलर में ग्रीन होते हैं एंड लूजली अरेंज। एपोफाइसिस इज द मेन फोटोसिंथेटिक रीजन ऑफ द कैप्सूल। वजह ये कि दे आर ग्रीन, उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज थीका। थीका जो होता है वो कैप्सूल का बीच वाला हिस्सा होता है, दैट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द कैप्सूल। इट इज फोर लोब्ड। अगर हम ऊपर से देखें तो ये चार इसके फूले हुए भाग दिखाई देते हैं, जिसको हम लोब्स कहते हैं। वॉल इज सेवरल लेयर्ड, वॉल काफी लेयर्ड होती है, लेकिन सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। इसमें एक बहुत ही खास संरचना पाई जाती है, दैट इज ट्यूबरकुलर एयर स्पेस पाई जाती है। और ये होती है जो वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इसकी दो वॉल लेयर्स मोटी मोटी प्रेजेंट हैं, उसके बीच में ही पाई जाती हैं। विशेषता ये होती है कि इनकी जो स्पेस होती है, दिस स्पेस हैव फिलामेंट्स ऑफ थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स। इसमें वेरी थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और ये फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और एक तरह से ये जाली नुमा बनाते हैं संरचना। आप यहां देख सकते हैं, दैट इज ट्यूबरकुलर एयर स्पेसेस। ये बाहर की स्पोर वॉल दिखाई देगी, दिस इज आउटर वॉल एंड दिस इज इनर वॉल। ये एक बाहर की वॉल दिखाई देगी एंड दिस इज इनर वॉल। और यहां पर देख सकते हैं आप इसको, इस जगह पर दिस इज एक जाली नुमा संरचना दिखाई दे रही है, अंदर की तरफ भी एंड बाहर की तरफ भी। दिस इज ट्यूबरकुलर एयर स्पेसेस, ये संरचना। और इन दोनों एयर स्पेस के बीच में जो संरचना है उसको मैं अभी आगे बताती हूँ आपको। ये जो स्पोर सैक है उसकी जो आउटर वॉल है वो आउटर ट्यूबरकुलर स्पेस के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, उसके बाद स्पोर सैक प्रॉपर प्रेजेंट होता है, यानी कि दो ट्यूबरकुलर एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, उसके बीच में स्पोर सैक प्रेजेंट होगा। बाहर की तरफ आउटर स्पोर सैक वॉल, उसके बाद स्पोर सैक प्रॉपर, देन इनर स्पोर सैक वॉल। तो इस तरह से स्पोर सैक जो होती है वो आउटर स्पोर सैक वॉल और इनर सैक वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है, यही यहां पर चित्र में दिखाया गया है। द सेंटर इज ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड कॉल्यूमेला। सेंटर में सॉलिड कॉल्यूमेला प्रेजेंट होती है, ये यहां आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्यूमेला, दिस इज कॉल्यूमेला, स्टेराइल सेल्स होती हैं। दिस इज कैप्सूल वॉल, ये कैप्सूल वॉल है जो यहां मार्क की हुई है, दिस इज कैप्सूल वॉल। दिस इज सेंट्रल कॉल्यूमेला, दिस इज आउटर एयर स्पेस जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ये वाली लाइन, एंड दिस इज इनर एयर स्पेस। और इन दोनों के बीच में यहां पर प्रेजेंट है स्पोर सैक, दिस इज स्पोर सैक एंड दिस इज एपोफाइसिस एंड दिस इज सीटा। दिस इज ओपर्कुलम, ऊपर की तरफ लेबल है ओपर्कुलम, दिस इज ओपर्कुलम। और इसकी संरचना विस्तार से आगे देखते हैं। थर्ड पार्ट इज ओपर्कुलम। ये क्या होता है? इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द कैप्सूल, सबसे ऊपर का हिस्सा होता है और ये ढका हुआ होता है हेयरी कैलिप्ट्रा से, कवर्ड बाय हेयरी कैलिप्ट्रा। इट इज कोनिकल, आकार में ये कोनिकल होता है और आगे प्रोजेक्ट होकर एक बीक लाइक रोस्ट्रम बनाता है, प्रोलॉन्ग्ड इनटू बीक लाइक रोस्ट्रम। बीक मींस चोंच की तरह एक रोस्ट्रम बनाता है, इसको रोस्ट्रम कहते हैं। A constriction is present between operculum and theca. Operculum और थीका के बीच में एक constriction मतलब गड्ढा प्रेजेंट होता है। rim और diaphragm is present at the base of this constriction. ये जो constriction है, जो दबा हुआ हिस्सा है, उसके नीचे की तरफ एक रिम या फिर डायफ्राम जिसको कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। दिस इज operculum। अगर हम इसको काट के देखते हैं, दिस इज operculum, LS काट के देखने के बाद, and this part is a rim। और यहां पर जो दूसरी रचनाएं हैं उसके बारे में मैं अभी आगे बताती हूं आपको। The columella of the theca expands into a fan-shaped epiphragm। जो columella नीचे की तरफ से आ रही थी, यहां से ये लगी हुई, this is columella, ये ऊपर की तरफ फैलकर यहां पर ये epiphragm बनाती है
पेरिस्टम जो होता है, पेरिस्टम इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द ओपर्कुलम इन द फॉर्म ऑफ थिक रिम। जो पेरिस्टम होता है ये दांत लाइक की जैसी संरचना होती है और इसका जो घेरा है रिम का उसके चारों तरफ ये सर्कल में प्रेजेंट होती है। ये जो एपिफ्राम था यहाँ पर आप चित्र में देखिए, दिस इज एपिफ्राम। इसको हम अगर ओपर्कुलम को हटा देते हैं तो नीचे की तरफ से ऐसा दिखाई देगा। ये बीच का हिस्सा एपिफ्राम दिखाई देगा, दिस इज एपिफ्राम। ये है साइड्स में रिम, दिस इज रिम, जिसको डायफ्राम भी कहते हैं। और इसी के नीचे की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होगी, अगर ये तो होगा एलएस डायग्राम डी। अगर हम ओपर्कुलम को सीधे ऊपर उठा दें और नीचे की तरफ से देखें तो ये संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पर इसी रिम के चारों तरफ ये पेरिस्टोम दिखाई देंगे। पेरिस्टोम दांत की जैसी संरचना होती है। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें ये संरचना दिखाई देती है। अगर हम इसको यहां से काटे हैं तो दिस इज डायग्राम ई। अब जो पेरिस्टम होता है इट कंसिस्ट ऑफ 32 से 64 टीथ से बना हुआ होता है। और ये टीथ जो होते हैं एक सर्कल में अरेंज होते हैं। और कहां पर? अराउंड द माउथ ऑफ द स्पोर कैविटी ऑफ द कैप्सूल। जो कैप्सूल में स्पोर कैविटी होती है उसके माउथ पे एक सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं 32 या 64 टीथ, और यही बनाते हैं पेरिस्टोम। दिस इज पेरिस्टोम या टीथ। ये देखिए सर्कल में प्रेजेंट है। एपिफ्राम, दिस इज एपिफ्राम, और इसके चारों तरफ बॉर्डर पे रिम पर ये दांत के जैसी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। ये एक्चुअली होती क्या है? पेरिस्टोम की जो होता है अराइज फ्रॉम द रिम ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम या फिर रिम से निकलती हुई दिखाई देती हैं। टीथ एक्चुअली क्या होते हैं? टीथ आर बंडल्स ऑफ थिक एंड फाइबर सेल। टीथ एक्चुअली दांत नहीं होते, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए नहीं होते। दीज आर फाइबर सेल्स होते हैं जो कि बंडल्स में बहुत ही टाइटली पैक्ड प्रेजेंट होते हैं। और दीज आर रेगुलरली अरेंज्ड इन क्रिसेंट फॉर्म रिजेंबलिंग द स्पोक्स ऑफ द व्हील। जैसे पहिए के व्हील स्पोक्स होते हैं उस तरह से अरेंज होती हैं। अब स्पोरोगोनियम डेवलप कैसे होता है? स्पोरोगोनियम का डेवलपमेंट सबसे पहले ऊस्पोर से स्टार्ट होता है। ऊस्पोर डिवाइड ट्रांसवर्सली। ऊस्पोर में डिवीजन पहला जो ट्रांसवर्स होता है जिसकी वजह से एक अपर एपिबेसल सेल बनता है और नीचे की तरफ एक लोअर हाइपोबेसल सेल बनता है। द हाइपोबेसल रीजन फॉर्म्स फूट एंड लोअर पार्ट ऑफ द सीटा। जो हाइपोबेसल सेल है वो फूट बनाएगा, सबसे नीचे का हिस्सा जो कैविटोफाइट से अटैच्ड होता है, और सीटा का नीचे का हिस्सा बनाएगा। सीटा कैप्सूल और फूट के बीच का हिस्सा होता है। द एपिबेसल रीजन जो होता है upper cell that form the upper portion of सीटा and capsule। तो आधा हिस्सा तो बनाते हैं सीटा का एपिबेसल सेल और आधा हिस्सा हाइपोबेसल सेल। और हाइपोबेसल सेल पूरा फूड बनाता है और एपिबेसल सेल पूरा कैप्सूल बनाता है। जो एपिबेसल सेल्स होता है दैट इज अपर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म यंग एम्ब्रियो। यही यंग एम्ब्रियो बनाता है। यंग एम्ब्रियो की संरचना कैसी होती है? इट इज सिलिंड्रिकल एंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय कैलिप्ट्रा। सिलिंड्रिकल होती है और कैलिप्ट्रा से घिरी हुई होती है। दिस इज ऊस्पोर, जिसको जाइगोट कहते हैं। इसके ऊपर सेल वॉल डिपोजिशन के बाद ये ऊस्पोर कहा जाता है, इट इज जाइगोट। इसमें दो सेल, अपर सेल इज एपिबेसल, लोअर सेल इज हाइपोबेसल। ये टू सेल डायड एम्ब्रियो। इसमें जो ऊपर का सेल है एपिबेसल सेल, ये लोअर पार्ट ऑफ फूट और कैप्सूल बनाएगा, और दिस इज हाइपोबेसल लोअर सेल, ये अपर पार्ट ऑफ सीटा और फूड बनाएगा। एंड दिस इज मल्टीसेलुलर, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये कवर्ड बाय कैलिप्ट्रा। सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो डिवाइड टू फॉर्म एम्फिथीसियम एंड एंडोथीसियम। जो एम्ब्रियो की सेल्स होती है वो डिवाइड होती हैं और एंडोथीसियम और एम्फिथीसियम बनाती हैं। जो एंडोथीसियम के सेल्स होते हैं दैट फॉर्म सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स ऑफ एपोफाइसिस और कॉल्यूमेला एंड स्पोर सैक। तो तीन हिस्सा जो है वो ये बनाता है एंडोथीसियम, कंडक्टिंग स्ट्रैंड ऑफ एपोफाइसिस, कॉल्यूमेला और स्पोर सैक। इसके अलावा ये ऑल्सो फॉर्म्स द मेम्ब्रेनस टिश्यू ऑफ द ओपर्कुलम। ओपर्कुलम का जो मेम्ब्रेनस टिश्यू है वो भी बनाता है। दो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोथीसियम जो है वो आगे जाकर आर्किस्पोरियम या स्पोर मदर सेल बनाता है। दीज आर स्पोर मदर सेल्स डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोर मदर सेल या आर्किस्पोरियम सेल में मियोसिस होती है और उसके बाद से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। ऑल द स्पोरोजिनस सेल्स आर फर्टाइल। जितने भी स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं एंड दे फॉर्म स्पोर्स आफ्टर रिडक्शन डिवीजन। अब एम्फिथीसियम के सेल्स क्या बनाते हैं? The amphithysium divide to form 7 rings of cells। 7 रिंग के सेल्स बनाते हैं
And these cells give rise to spongy tissue and epidermis of apophysis. Apophysis के spongy tissue और epidermis बनाते हैं. उसके अलावा ये outer wall of the theca भी बनाते हैं. अब स्पोर में डिस्पर्सल कैसे होता है? जो सेल्स ऑफ द एपीफ्राइम होती है दैट ड्राई अप, ड्राई कंडीशन में सूख जाती हैं, उसकी वजह से जो ओपर्कुलम होता है वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. कैलेप्ट्रा जो थी हेयरी वो फॉल हो जाती है, गिर जाती है. पेरिस्टोम जो होता है वो भी ड्राई होने की वजह से इसमें एक पोर बन जाता है. जो सेंट्रल टिश्यू ऑफ द थीका रीजन, जो थीका के बीच का हिस्सा जो कैप्सूल का था दैट इज थीका, वो उसके भी बाकी टिश्यू ड्राई हो जाते हैं, सिर्फ स्पोर्स जो है वो रह जाते हैं. और इसकी वजह से एक तरह से खाली कैविटी से बन जाती है, इसमें स्पोर्स भरे हुए दिखाई देते हैं. द स्पोर लाइज फ्री इन द सेंटर ऑफ द कैप्सूल एट मेच्योरिटी. जब कैप्सूल मेच्योर हो जाता है तो उसके अंदर खाली स्पोर्स दिखाई देते हैं. जो ओपर्कुलम होती है वो डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, और इस तरह से एक लिड की तरह वो अलग हो जाती है बिल्कुल, और जिसकी वजह से स्पोर्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और वो स्पोर्स से होते हुए बाहर निकल आते हैं. एंड डिस्पर्सल बाय द विंड, विंड डिस्पर्सल होता है इनमें. अब स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स. स्ट्रक्चर क्या होती है? रिडक्शन डिवीजन के बाद स्पोर्स बन जाते हैं एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है. स्पोर्स येलो कलर के होते हैं. ईच स्पोर इज यूनिन्यूक्लिएट, सिंगल न्यूक्लिएट होता है एंड 2 वॉलियर्स प्रेजेंट होते हैं. आउटर लेयर जो होता है दैट इज एक्सोस्पोरियम, जिसको एक्साइन भी कहते हैं, और इनर लेयर इज एंडोस्पोरियम, जिसको इंटाइन भी कहते हैं. स्पोर जो होते हैं फेवरेबल कंडीशन आने पे जर्मिनेट होते हैं. और कैसे होते हैं? जो एक्सोस्पोरियम होता है दैट रप्चर्स, ब्रेक हो जाता है वो, और जो एंडोस्पोरियम होती है वो बाहर आ जाती है, और यही जो होती है वो इलोंगेट होकर एक प्रोटोनिमा बनाती है. अब न्यू गैमेटोफाइट कैसे बनता है? व्हेन स्पोर्स मैच्योर, स्पोर्स मैच्योर होने के साथ ही आपने पहले भी देखा ओपर्कुलम अलग हो जाती है, पेरिस्टोम ड्राई हो जाता है, और जो स्पोर्स होते हैं वो विंड डिस्पर्सल से बाहर आ जाते हैं एंड ये कुछ समय के लिए रेस्ट करते हैं. उसके बाद ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है जब फेवरेबल कंडीशन आती है उस समय, एंड दे डायरेक्टली फॉर्म द प्रोटोनिमा, और ये इलोंगेट होकर प्रोटोनिमा बनाते हैं. इस प्रोटोनिमा पर लेटरल बड्स निकलते हैं, लेटरल बड्स अराइज होते हैं एंड ईच प्रोड्यूस अ न्यू मॉस प्लांट. और ये जितने भी ब्रांचेस निकलते हैं लेटरल बड्स के वो सभी एक नया प्लांट बनाते हैं. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीट्राइकम. यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज गैमेटोफिटिक प्लांट 1N. गैमेटोफिटिक प्लांट पे अलग अलग होते हैं आर्किगोनियम एंड एंथ्रेडियम. आर्किगोनियल हेड में आर्किगोनिया, एंथ्रेडियल हेड में एंथ्रेडिया. यहाँ पर प्रेजेंट होगी एग, हैप्लॉइड, एंड दिस इज स्पर्म बाइफ्लैजेलेटेड. फर्टिलाइजेशन के बाद दिस इज 2N डिप्लॉइड जाइगोट. ये वॉल लेयर डिपॉजिट के बाद, डिपॉजिट होने के बाद ये स्पोर बनाएगा. उसके बाद ये बाइसेल्ड एम्ब्रियो, फिर ये इलोंगेट हो जाता है, ओपर्कुलम के अंदर ये इम्बेडेड रहता है. उसके बाद ये दिस इज फुली डेवलप्ड कैप्सूल स्पोरोगोनियम. दिस इज 4 लोब्ड होती है. दिस इज आउटर ट्यूबरकुलर एयर स्पेस, ये दो, और इन दोनों के बीच में दिस इज स्पोर सैक. इस तरह से हमें 4 स्पोर सैक दिखाई देंगे. और इसमें होता है स्पोर मदर सेल में मेयोटिक डिवीजन होने के बाद ये हैप्लॉइड स्पोर्स. हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट होते हैं, प्रोटोनिमा बनाते हैं, एंड दिस प्रोटोनिमा आइदर डायरेक्टली या तो सीधा वो गैमेटोफिटिक प्लांट बनाती है, या फिर उसमें लैटरल बड्स निकलते हैं, वो लैटरल बड्स गैमेटोफिटिक प्लांट बनाते हैं. नेक्स्ट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है? पॉलीट्राइकम में हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है. हेटेरोमॉर्फिक कहने मतलब है संरचना के आधार पर ये 2 तरह के होते हैं. गैमेटोफाइट की संरचना अलग होती है और स्पोरोफाइट की अलग होती है. गैमेटोफाइट इज अ प्लांट, जो ग्रीन प्लांट हमें दिखाई देती है दैट इज गैमेटोफाइट. इट इज हैप्लॉइड. ये एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया बनाता है. एंथ्रेडिया में एंथ्रोजॉइट्स बनते हैं और आर्किगोनिया में एग बनती है. एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया में बनने वाले एग एंथ्रोजॉइट्स, एग या स्पोर्स फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड oospores. उसके बाद स्पोरोफाइट बनता है. oospore इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन. यहाँ से डिप्लॉयड जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, और इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं. कब? जब स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है. इस तरह से स्पोर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट. जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं और प्रोटोनिमा बनाते हैं, और यही प्रोटोनिमा आगे जाकर गैमेटोफिटिक प्लांट बनाती है. यही चीज आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई गई है. दिस इज गैमेटोफाइट N, एंथ्रेडियम N, आर्किगोनियम N, एग सेल N, एंथ्रोजॉइड N. यहाँ पर फर्टिलाइज होने के साथ ही स्पोर बन गया दैट इज 2N डिप्लॉयड. And this is sporogonium 2N, capsule 2N, spore mother cell 2N,
स्पोर सेल में मियोसिस हो जाती है, इसलिए वापस ये एन हो गया और यहाँ से गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सेल्स होती है स्टेज है इधर की, दैट इज स्पोरोफाइट एंड दिस इज गैमेटोफाइट। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप इसमें दिए गए टेक्स्ट और डायग्राम के साथ अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।